नमस्कार दोस्तों, मैं आपके बीच आज पुनः हमारे YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं सोनू तिवारी और आज पहली बार मैं क्लास 10th के साथ साइंस को लेकर, गुलशन भैया अभी उपस्थित नहीं है यहाँ पे, कुछ कारणवश वो हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं और उनकी अनुपस्थिति में मैं आपके बीच आज दर्पण सूत्र को लेकर हाजिर हूँ। दर्पण सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। और दर्पण सूत्र आपको पता हो, चाहे वो दर्पण अवतल हो या वो दर्पण उत्तल हो। यहाँ पे जो हमने दर्पण बनाया है ये आप देख के ही पहचान गए होंगे कि ये अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में इस जगह पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक है। तो वो दर्पण चाहे उत्तल हो या दर्पण अवतल हो, दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। और अगर ये लेंस सूत्र होता तो सिर्फ यहाँ माइनस हो जाता। अब पहले आप इमेज को समझिए। इमेज है क्या? ए बी वस्तु है और वस्तु हमेशा प्रधान अक्ष से ऊपर होती है, यानी ये प्लस की ओर होती है। जो प्रधान अक्ष से नीचे होता है वो यहाँ पे है वो प्रतिबिंब। और एक स्थिति ऐसी भी आती है इसमें जब प्रतिबिंब आभासी भी बनता है, और वो तब बनता है जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। उस स्थिति में जो प्रतिबिंब होगा वो प्रधान अक्ष से ऊपर होगा। बाकी हर स्थिति में अगर वो दर्पण अवतल है तो प्रतिबिंब प्रधान अक्ष से नीचे होगा और जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा वास्तविक। तो यहाँ चूंकि जो प्रतिबिंब है वो प्रधान अक्ष से नीचे है, इसलिए प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक। यहाँ पे वस्तु है ए बी और वस्तु से जो किरण टकराती है एम दर्पण से, वो टकरा कर लौटती है फोकस से। रूल भी है कि अगर प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण दर्पण से टकराती है तो वो दर्पण से टकरा कर लौटती है किधर से? फोकस से। जबकि ये जो दूसरी किरण ध्रुव पर टकराती है ये प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करती है। और प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है I = R, अर्थात एंगल ऑफ इंसिडेंस = एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण। और ये आपतन कोण है चूंकि किरण आपतित हो रही है दर्पण पर और दर्पण से ये टकरा के लौट रही है और लौटने वाली किरण होती है परावर्तित किरण। और चूंकि ये अभिलंब का काम कर रहा है कौन? प्रधान अक्ष यहाँ पे अभिलंब का काम कर रहा है, इसलिए यहां अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी परावर्तित किरण वो होगा परावर्तन कोण, और अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है आपतित किरण होता है आपतन कोण। अर्थात एंगल ए पी बी और एंगल ए डैश पी बी डैश ये दोनों कोण बराबर हैं, यानी कोण आई बराबर कोण आर। यहां पर जो जानने वाली बात है वो ये है कि पहली किरण एम से टकराती है, फोकस से गुजरती है। दूसरी ध्रुव से टकराती है और जितना डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए ये परावर्तित भी होती है। अब अगर हम इसको स्टेटमेंट का नाम दें, अगर हम इसको अब लिखना शुरू करें तो हम लिखेंगे कि यहां ए एम आपतित किरण है जो दर्पण से टकराकर फोकस से गुजरती है। फोकस से गुजर भी रही है। ये एरो ये बता रहा है कि किरण इधर जा रही है और टकरा के गुजर रही है। दूसरी किरण ध्रुव से टकराकर आपतन कोण के बराबर आर कोण बनाते हुए, यहां आपतन कोण की जगह पे आई भी लिख सकते हैं, परावर्तित होती है।
जितना कोण यहाँ आई बना रहा है उतना ही कोण आर भी बना रहा है। ये दोनों किरणें सी और एफ के बीच मिल रही हैं, जो जहां दोनों किरणें सी तथा एफ के बीच मिलती है। आप अगर स्टेटमेंट को फिर से देखें तो ए एम आपतित किरण है जो दर्पण से टकराती है एम बिंदु से और फोकस से गुजरती है। दूसरी किरण जो ध्रुव की दिशा में आपतित है, ये ध्रुव से टकरा कर जितना कोण बनाते हुए ये टकराती है उतना ही कोण बनाते हुए ये परावर्तित होती है। ये दोनों किरणें सी और एफ के बीच मिलती हैं, जहां हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब के सी और एफ के बीच मिलती हैं तथा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यानी हमारा जो प्रतिबिंब है बी डैश ए डैश, आप यहां ये भी लिख सकते हैं प्रतिबिंब बी डैश ए डैश का निर्माण होता है और वस्तु ए बी है। और आप अगर चित्र को देखें तो ए बी के बराबर एम पी यहां लिखना पड़ेगा। चित्र से वस्तु ए बी के बराबर एम पी। एक बार आप फिर से समझ लें, ए बी वस्तु है, एक आपतित किरण एम से टकराकर फोकस से गुजरती है, दूसरी ध्रुव की दिशा में आपतित है जो जितना डिग्री कोण बनाते हुए आपतित होती है उतना ही डिग्री कोण बनाते हुए परावर्तित होती है। अब हमें साबित करना है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो अब आप त्रिभुज की समरूपता को समझें। आगे पढ़ेंगे क्लास 10th में, आप मैथ्स में या पढ़ चुके होंगे। दो त्रिभुज समरूप होंगे कब? जब कम से कम दो कोण बराबर हो। अगर दोनों त्रिभुज में कम से कम दो कोण बराबर हो जाए तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। हमें सबसे पहले यहाँ त्रिभुजों को समरूप करना होगा और इसके लिए हम सर्वप्रथम लेते हैं त्रिभुज ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। देखिएगा, सर्वप्रथम त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में कम से कम दो कोण बराबर होना चाहिए। एंगल ए बी पी के बराबर एंगल ए डैश बी डैश पी, क्योंकि दोनों का दोनों कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। एंगल ए बी पी के बराबर है एंगल ए डैश बी डैश पी और दोनों है 90 डिग्री का। साथ ही कोण ए पी बी के बराबर कोण ए डैश पी बी डैश, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है परावर्तन के नियम से। अब चूंकि दोनों त्रिभुज में कम से कम दो कोण समान हो गए हैं, इसलिए एंगल समरूपता से त्रिभुज ए बी पी के समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ये समरूपता का सिंबल है। सर्वांग समता का अगर होता तो ये होता और समरूपता का केवल ये होता है। तो ये समरूपता का सिंबल है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं जो होती हैं वो समानुपाती हो जाती हैं। अब अगर आप इन दोनों त्रिभुजों को देखें, त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी को, तो कोण ए बी पी के बराबर था कोण ए डैश बी डैश पी, क्योंकि दोनों कोण था 90 डिग्री का, और साथ ही कोण ए पी बी के बराबर था कोण ए डैश पी बी डैश बी डैश, क्योंकि आई बराबर आर। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। उस हिसाब से इसलिए ए बी लंब का संगत लंब भी होगा बटा
ए डैश बी डैश या बी डैश ए डैश भी लिख सकते हैं बराबर आधार का आधार हो जाएगा, आधार बीपी बटा बी डैश। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा कि ए बी अगर मैंने इसका लंब लिया तो इसका भी लंब ही लेना होगा, बी डैश ए डैश बराबर बीपी आधार का संगत आधार ही होगा बी डैश पी। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब चलते हैं त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ और त्रिभुज एम पी एफ। आप देखिएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ और त्रिभुज एम पी एफ को अब इन दोनों को समरूप साबित करना होगा। त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज एम पी एफ। आप देखें कोण ए डैश बी डैश एफ के बराबर कोण एम पी एफ, क्योंकि दोनों 90 डिग्री का कोण है। साथ ही ये कोण और ये कोण सम्मुख कोण है। अगर आप देखें इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को तो ये दोनों कोण जो है वो सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण बराबर होता है, यानी कोण ए डैश एफ बी डैश के बराबर कोण एम एफ पी, और वो इसलिए बराबर है क्योंकि ये है सम्मुख कोण। फिर समझ लें आप कोण ए डैश बी डैश एफ ये कोण और कोण एम पी एफ ये 90 डिग्री का था दोनों कोण। साथ ही कोण बी डैश एफ ए डैश या ए डैश एफ बी डैश बराबर कोण एम एफ पी ये दोनों सम्मुख कोण। और चूंकि इन दोनों त्रिभुज में भी दो कोण हमारा जो दो कोण है वो बराबर हो गया है, इसलिए कोण कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। यहाँ लिखना पड़ेगा, इसलिए एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के समरूप त्रिभुज एम पी एफ। यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ गए होंगे, लेकिन एक बार पुनः आपको मैं रिपीट कर दूं। ए एम आपतित किरण है जो ए बी वस्तु से जो दो किरणें निकली हैं ए बी वस्तु से, उसमें एक है ए एम जो टकराई दर्पण से और लौटी फोकस से, दूसरी किरण जो ध्रुव पे टकराई जितना डेढ़ कोण बनाते हुए टकराई उतना डेढ़ कोण बनाते हुए निकल गई, और दोनों कोण जो दोनों किरणें हैं वो सी और एफ के बीच मिलती हैं जहां प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो किरणों का मिलना आवश्यक है। अगर वो वास्तव में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, अगर वो मिलती प्रतीत होती हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। यहाँ चूंकि ये किरणें वास्तव में मिल रही हैं इसलिए ये वास्तविक प्रतिबिंब है। साथ ही अगर हम फिगर को देखें तो ए बी के बराबर है क्या एम पी, और अब अगर हम इसको समरूप साबित करें दो त्रिभुज समरूप साबित करने के लिए कम से कम दो कोण का बराबर होना आवश्यक है। तो त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम देखें तो कोण ए बी पी के बराबर है कोण ए डैश बी डैश पी, ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री। साथ ही प्रकाश के परावर्तन का नियम के अनुसार कोण आई के बराबर कोण आर, इसलिए कोण ए पी बी के बराबर कोण ए डैश पी बी डैश जो मैंने यहाँ लिखा है, और कम से कम दोनों कोण समान है, इसलिए कोण कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया समरूप। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसका संगत भाग समानुपाती होता है, यानी ए बी बटा बी डैश ए डैश बराबर आधार यानी बीपी बटा बी डैश पी। और ये हो गया समीकरण 1। पुनः जो दूसरा त्रिभुजों का युग्म लिया गया उसमें मैंने एक लिया त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ और त्रिभुज एम पी एफ, इन दोनों त्रिभुजों को। अब इन दोनों त्रिभुजों को भी हमको समरूप साबित करना है। इसके लिए कोण ए डैश बी डैश एफ और कोण एम पी एफ ये दोनों कोण 90 डिग्री का था। साथ ही कोण ए डैश एफ बी डैश और कोण एम एफ पी ये सम्मुख कोण है, और इसलिए ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएगा। अब चूंकि दो कोण दोनों त्रिभुजों में बराबर है, इसलिए कोण कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो गया समरूप। और चूंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं इसलिए इसका भी संगत भाग जो होगा यानी संगत भुजा वो होगा समानुपाती। आप देखेंगे इसको दोस्तों, खासकर क्लास 10 से हमारा अनुरोध है कि आप सबसे इंपॉर्टेंट बैच में से एक है हमारे,
आपका मैट्रिक भी इसी साल होना है 2022 इस साल। इसलिए मैंने बोला क्योंकि परीक्षा का असली इम्तिहान नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर ये महीने होते हैं जब आपके इम्तिहान का वो वक्त होता है। आप परीक्षा भले देंगे अगले साल 2022 में, लेकिन मानसिक रूप से तैयार आप 2021 के लास्ट महीने तक हो जाएंगे। अब अगर आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देना है तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जुड़ें और हमारे हर एक वीडियो को देखें। आपके बीच एसएसटी, साइंस, मैथ्स सारे वीडियो आ रहे हैं और आप जितनी जल्दी हो सके हमसे जुड़ें। हमारा पहला टारगेट जो 1000 सब्सक्राइबर है, आप उसको पूरा करने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो प्लीज आप ये काम जरूर करें। फिलहाल अब आप देखें कि जब ये दोनों त्रिभुज समरूप साबित हो गया तो इसका संगत भाग क्या होगा? समानुपाती, यानी MP बटा B डैश। हेलो गाइस, और कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमारा ये जो दर्पण सूत्र है हुआ था ये कि अचानक से मोबाइल ऑफ हो गया था हमारा, और दर्पण सूत्र को कुछ विलंब से मैं पुनः आपके बीच साबित कर रहा हूँ। हमने पढ़ा था अब तक कि दर्पण सूत्र जो होता है वो क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और हमने पढ़ा था अभी तक कि त्रिभुज ABP और त्रिभुज A डैश B डैश P ये समरूप साबित किया गया। समरूप साबित करने के बाद जो इसके संगत भाग थे AB बटा B डैश A डैश, AB बटा B डैश A डैश और BP बटा B डैश P, ये समानुपाती होते हैं। उसके बाद त्रिभुज A डैश B डैश F और त्रिभुज MPF, इन दोनों को भी समरूप साबित किया जा रहा है, बल्कि समरूप साबित किया जा चुका है, जिसमें कोण A डैश B डैश F कोण MPF के बराबर है, क्योंकि ये 90, ये भी 90 डिग्री। साथ ही ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण क्या था? सम्मुख कोण था, और आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए तो समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती हैं वो होती हैं समानुपाती, यानी MP बटा B डैश A डैश, लंब का समानुपाती लंब ही होगा और आधार का आधार ही होगा, यानी PF बटा B डैश F। अब चिन्ह परिपाटी को देखें तो MP हमारा है, लेकिन रचना के अनुसार MP के बराबर दिया हुआ था AB। MP जितना है उतना ही AB है, तो जहां MP है वहां हो जाएगा AB बटा B डैश A डैश बराबर PF बटा B डैश F। इसको आप मानिए समीकरण 2 और यहाँ समीकरण 1 लिखा हुआ है। इन दोनों में आप क्या देखते हैं कॉमन? AB बटा B डैश A डैश यहाँ भी, AB बटा B डैश A डैश यहाँ भी। तो समीकरण 1 तथा 2 से अगर ये दोनों क्रॉस हो जाएगा तो क्या बचेगा? इससे BP बटा B डैश P और PF बटा B डैश F। अब BP चिन्ह परिपाटी को देखें तो ये ऋणात्मक है, चिन्ह परिपाटी ये ऋणात्मक है। अब देखिए दर्पण से बाईं ओर है और बाईं ओर क्या होता है? माइनस। और वस्तु दूरी को, यानी वस्तु से दर्पण की दूरी को वस्तु दूरी कहा जाता है, और अगर वो बाईं ओर है तो वो माइनस में होगी, और उसको हम डोनेट करते हैं U से, यानी BP जो होगा हमारा वो हो जाएगा माइनस U। माइनस क्यों? क्योंकि वो दर्पण से बाईं ओर है और U वस्तु दूरी को हम लोग इंडिकेट करते हैं, बटा B डैश P प्रतिबिंब जहां बन रहा है वहां से दर्पण की दूरी को बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी चूंकि प्रतिबिंब भी बाईं ओर ही बन रहा है और इसको भी से डोनेट करते हैं, इसलिए हो जाएगा माइनस भी बराबर PF। PF क्या हमारा? फोकस दूरी, ये भी बाईं ओर है, इसलिए ये भी हो जाएगा माइनस F बटा B डैश F। देखिए आपकी ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, B डैश F कोई मान नहीं है, इसलिए इसे दर्पण के साथ कनेक्ट करना होगा इन दोनों को। तो B डैश P में से अगर घटा दिया जाए PF को, चूंकि कोई भी मान जो हम मानते हैं उसको
सीधे दर्पण से कंपेयर किया जाता है, दर्पण से ही उसके डिस्टेंस को लिया जाता है। आप देखिए कि बी डैश है, ये बीच का है, इसलिए इन दोनों को, इसको भी और इसको भी कंपेयर करेंगे दर्पण से, और ऐसे कंपेयर करना है कि घटाने के बाद अगर उसको घटा भी दिया जाए तो भी घटाने के बाद भी बी डैश एफ का मान वही बच जाए। इसलिए मैंने क्या किया, बी डैश पी में से घटाया गया किसको, पी एफ को। अब आप देखिए ये माइनस कट गया, बच गया यू बटा भी बराबर, या आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऑलरेडी मान लीजिए ये कट जा चुका है, माइनस एफ बटा बी डैश पी क्या है, प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी, जहां प्रतिबिंब बन रहा है और जो दर्पण है इन दोनों की दूरी यानी माइनस बी, और फिर माइनस पी एफ क्या है, फोकस दूरी यानी माइनस एफ। अब u बाय भी बराबर माइनस एफ बटा माइनस भी माइनस प्लस एफ। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो u इंटू माइनस भी माइनस यू भी प्लस u इंटू एफ यू एफ इक्वल टू भी इंटू माइनस एफ माइनस डी एफ। आप पुनः समझ लें एक बार, समीकरण 1 और 2 को जब कंपेयर किया गया तो ये जो वैल्यू था यहां से यहां आप देख लीजिए ये दोनों सेम था, तो जब दोनों को कंपेयर किया गया तो ये दोनों क्रॉस होने के बाद क्या बचा हमारा समीकरण 1 से, बीपी बटा बी डैश पी बराबर इधर से क्या बचा, पी एफ बटा बी डैश एफ। और चिन्ह परिपाटी, अब हम चिन्ह परिपाटी पे जब जाएंगे तो यहाँ पे जो इंडिकेशन होता है कि वस्तु जहां है वहां से दर्पण की दूरी को क्या बोलते हैं, वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी को किससे इंडिकेट करते हैं, यू से। वस्तु दूरी अगर यू से इंडिकेट होती है तो अब सवाल ये उठता है कि वो प्लस में है कि माइनस में है। प्लस में वो होती कब, जब वो दर्पण के दाईं ओर होती, लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि वस्तु हमारा दर्पण से बाईं ओर है, और बाईं ओर क्या होता है, माइनस, इसलिए हो गया माइनस यू। उसी तरह प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी होती है प्रतिबिंब दूरी, और हम देखते हैं उसको इंडिकेट करते हैं भी से, लेकिन हम देखते क्या है कि वो माइनस की प्लस, चूंकि वो बाईं ओर है वो भी माइनस, यहाँ पे इक्वल टू पी एफ, दर्पण से यानी ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी, वो भी बाईं ओर है माइनस एफ। और बी डैश एफ को ऐसे लिखना है कि इन दोनों का कनेक्शन दर्पण के साथ हो जाए ताकि एक मान निकले। तो बी डैश पी में से अगर पी एफ को घटा दिया जाए तो ये हमारा बच जाएगा जो इसका वैल्यू होगा। अब आप देखिए कि माइनस माइनस कट गया, यू बाय भी इक्वल टू माइनस बी एफ बाय बी डैश पी, चूंकि ये प्रतिबिंब से प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी है इसलिए माइनस बी माइनस पी एफ क्या है, दर्पण से फोकस की दूरी, और चूंकि ये बाईं ओर है माइनस एफ। अब u बाय भी इक्वल टू माइनस एफ बाय माइनस भी माइनस माइनस प्लस एफ। अब यहां से आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो u गुना माइनस भी माइनस यू भी, फिर प्लस u गुना एफ यू एफ इक्वल टू भी गुना माइनस एफ माइनस बी एफ। अब दोनों साइड इक्वेशन के हम u भी एफ से भाग करते हैं, यहां लिखना पड़ेगा दोनों तरफ u भी एफ से भाग करने पर, तब जब दोनों तरफ u भी एफ से भाग करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, माइनस यू भी बटा यू भी एफ प्लस यू एफ बटा यू भी एफ बराबर माइनस भी एफ बटा यू भी एफ, क्योंकि हम दोनों साइड यू भी एफ से भाग कर रहे हैं। अब आप देखिए यू भी कट गया एक बार में, यू एफ कट गया एक बार में, भी एफ कट गया एक बार में, इधर आया माइनस 1 बटा एफ प्लस 1 बटा भी बराबर माइनस 1 बटा यू। अब क्या करते हैं, ये जो माइनस 1 बटा एफ है अगर उसको बराबर के उधर ले जाया जाए तो वो हो जाएगा प्लस में, और माइनस 1 बाई यू को अगर इधर ले आए तो वो भी प्लस में, यानी 1 बटा भी जो इधर का इधर ही रहे, इधर के बाद ये है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में बराबर, जो इधर ये माइनस में था
इधर जाएगा तो प्लस में, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 1/f के बराबर 1/v प्लस 1/u। ये था हमारा दर्पण सूत्र। आप यहाँ से एक बार फिर से समझ लें, जब दोनों तरफ यूबीएफ से भाग दिया गया तब माइनस यूबी में यूबीएफ से भाग दिए प्लस यूएफ में यूबीएफ से भाग दिए बराबर माइनस वीएफ में यूबीएफ से भाग दिए। तो यूबी कट गया, माइनस एक इधर बचा, माइनस तो था ही, एक बार में ये कटा, यूएफ कट गया, एक बार में ये भी कटा, वीएफ कट गया, एक बार में ये भी कटा। तो माइनस 1/f प्लस 1/v बराबर माइनस 1/u। अब हम देखते हैं कि इसका अगर हम इसके स्थान को बदलें तो ये किस चिन्ह में जाएगा। तो 1/v का 1/v रहा, बराबर के बाद ये माइनस में था, पहले आया प्लस में, और बराबर के पहले ये माइनस में था, ये गया उधर प्लस में, यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण सूत्र था। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। आप सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे साथ और कमेंट जरूर करें। शुभ रात्रि।